हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का आपका नया टॉपिक होगा मॉडल पेपर, जो शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन से संबंधित होगा। उसके बाद में फिर आपको समाजशास्त्र, ये सारी समाजशास्त्र का जो पेपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। मैंने इसके पहले शिक्षा शास्त्र का आज का पेपर जो होगा वो आपको मैं पेपर अपलोड करा दूँगा, और समाजशास्त्र का जो पेपर चल रहा है इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो क्लास चलने वाली है वो बहुत ही मज़ा आने वाले है। और जो आपके कल पेपर में प्रश्न आएंगे वो आपको यहाँ पे इस पूरा पूर्ण रूप से इंक्लूड करा दिया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो देर ना करें दोस्तों, और अच्छे से फटाफट क्लास को देखते हैं, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। अब बात करेंगे आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य की, जो आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य होगा, क्योंकि इसमें जो आपको बताया जाएगा वो एक एक प्रश्न होगा, यानी बैक टू बैक प्रश्न होंगे। और ये आपके मॉडल पेपर, जो आपके पेपर में आता है वही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आपके मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं, किस तरीके से आपका मॉडल पेपर का प्रश्न बन के आया है। बहुत ही लाभ और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन होगा। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर आपका ये रहा, समाजशास्त्र का, यानी कि सोशियोलॉजी का पेपर आपका नज़दीक है। इसमें आपका होगा बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र होगा। ये आपका प्रश्न पत्र का नाम आप लोग सभी जानते हो कि भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। टाइम को आपको पता ही है, 3 घंटे, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खंड आ से आपको 10 प्रश्न करने हैं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में आपको अनिवार्य है। उसके बाद में फिर आपको पहला का फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच में, सबसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले का नगरीय जीवन की 5 विशेषताएं बताइए। नगरीय जीवन की 5 विशेषताएं होती क्या हैं, ये सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। जो नगर के जीवन, जो नगरीय जीवन यानी कि नगर में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सबसे मूलभूत मंत्र होते हैं। इसमें आंसर में लिखना है कि कानूनी दृष्टिकोण से नगर वह स्थान है जिसे उच्च सत्ता के चार्टर द्वारा, यानी कि नगर यानी कि बोले तो शहर द्वारा घोषित किया जाता है। अब नगर क्या होता है? नगर जो यानी कि जो लोग हम लोग सिटी बोलते हैं उसे हम नगर बोलते हैं। अब बरगल महान भाव के अनुसार कहा गया है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। यानी कि जो नगर होता है, उन्होंने महाशय ने जी कहा है कि जहाँ जो नगर है वो कृषि के अलावा आपको उद्योग में हुआ, जॉब करने के लिए किसी चीज़ में हुआ, तो ये सारी चीज़ें सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसी से इनका नगर में तुलनात्मक व्यवस्था ने तुलना किया है। उसके बाद में फिर आपका आता है नगर की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है इसमें कि जनसंख्या की अधिकता और अधिक जनघनत्व। इसमें आपको जनसंख्या जो है वो जनसंख्या की अधिकता होगी और जनघनत्व भी अधिक होगा। फिर दूसरा आपका आएगा इसमें कि जनसंख्या की विभिन्नता, और जो जनसंख्या है उनकी विभिन्नता भी आपको मिलेगी। तीसरा आपको आएगा इसमें कि व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। फिर चौथा आपका आता है इसमें कि श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। अब श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अगर बात करें तो जो श्रम का मतलब होता है क्या, यानी कि श्रमिक होने की बोले तो आज के ज़माने में मज़दूरों की बात करें तो ये इनकी जो विशेष विभाजन हुआ होती है, और इनके जो विशेषकरण कहाँ इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, कहाँ पे इनका उपयोग होता है, कहाँ पे इनका सबसे मूल जगह होता है कि यहाँ ये कहाँ पे जाके करेंगे। उसका में फिर आपका 5वां नंबर आता है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, यानी कि द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। तो इस तरीके से आपका पहले का फर्स्ट था। दूसरा आपका आता है क्षेत्रवाद क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं?
इसमें आंसर में आप डालेंगे और लिखेंगे क्षेत्रवाद। भारत के विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना अथवा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? यानी कि अगर यही बात करें तो जो क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी योजनाओं को लागू किया जाता है वही हमारा क्षेत्रवाद होता है। यानी कि क्षेत्रवाद में जो विभिन्न योजना होती है उसी क्षेत्र में लागू किया जाता है जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो क्षेत्र जिसका होता है वही होता है क्षेत्रवाद। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रांत के विभिन्न भागों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ भी में अलग अलग जन नेताओं का वर्चस्व है। यानी कि अगर बात करें तो एक ही राज्य में अलग अलग तरीके से आपको सरकारें मिलेंगी और अलग अलग राजनेता मिलेंगे आपको, और अलग अलग वर्चस्व उनका दिखाई देगा। और उसके बाद में फिर आपको ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें केंद्र सरकारों पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाती है और अथवा अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में क्षेत्रवाद का आरोप लगाया जाता है। तो इस तरीके से होता है क्षेत्रवाद। उसका प्रजातीय विविधता क्या है? आपका तीसरा क्वेश्चन आता है प्रजातीय विविधता। इसमें लिखना होगा प्रजातीय विविधता में हेडिंग डालेंगे प्रजातीय विविधता। लिखना होगा आपको कि विद्वानों ने भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर माना है। यानी कि विद्वानों ने प्रजातीय विविधता क्या इन्होंने अजायब घर माना है। भारत में संसार को तीनों प्रमुख प्रजातियां जैसे श्वेत प्रजाति, पीला प्रजाति एवं काली प्रजाति तथा उनकी अनेक उपशाखाएं निवास करती हैं। उत्तर भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति की बहुलता है। और प्रजातीय विभिन्नता के बावजूद भारत में अमेरिका तथा अफ्रीका की भांति प्रजातीय संघर्ष और दंगा फसाद नहीं हुआ है, बल्कि उनमें पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग ही रहा है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं एवं आजीविका के प्रचुर साधन विभिन्नता प्रजातीय समूहों के लिए प्रारंभ से ही आकर्षण के केंद्र बने रहे हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी चौथा, जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है आपका। जनसंख्या घनत्व का जनसंख्या घनत्व होता क्या है आपका कि भारतीय महिलाओं की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो निम्नलिखित हैं। उसमें में जनसंख्या घनत्व के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए कि जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या की को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो निश्चित क्षेत्रफल में निवास करती हों उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व सदैव एक निश्चित भूभाग और उसे में निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात होता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अनुसार दर्शाते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या वहाँ निवास करती है उसके वहाँ के क्षेत्रफल से भाग देने पर यह अनुपात निकल आता है। जनसंख्या घनत्व किसी स्थान के जनसंख्या दबाव को दर्शाता है। यानी कि बात करें तो यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल की जितनी जनसंख्या हो वहाँ निवास करती है उसके वहाँ के क्षेत्रफल में भाग देने पर वह अनुपात निकल आता है। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व आपको निकालने में थोड़ा आसानी हो जाता है। फिर आपका आता है पांचवा क्वेश्चन कि दलित से आप क्या समझते हैं? दलित से आप क्या समझते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप आंसर लिखेंगे दलित से आप क्या समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग का शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो जातियां गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को हम दलित कहते हैं। यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। यानी कि पहली चीज़ है तो जातियाँ जो जातियाँ थी उन्होंने जातियों का जो उन्होंने बताया है कि जो गरीब जातियाँ हैं, शोषित वर्ग हैं तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को हम दलित वर्ग कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो उच्च जातियों द्वारा सामाजिक
आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण तरह तरह के अभावों के कारण गरीबी के निम्नतम स्तर पर हैं तथा सामाजिक अपमान के साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वास्तव में दलित शब्द परंपरागत अछूत शब्द के ही समानांतर है, यानी उसी के अनंतर होता है, यानी किसी को न छूने की व्यवस्थाएं ही अछूत होता है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि जिन जातियों को हम अनुसूचित जातियां कहते हैं उनमें से सभी जातियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जो भारत के जाति संरचना की पद दलित और प्रत्यक्त रही हैं वही हमारे दलित व्यक्ति यानी कि दलित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठा क्वेश्चन, कि भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषाई अल्पसंख्यक। हेडिंग डालेंगे आप, इसमें लिखना होगा लेखकों द्वारा भाषा के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में चिन्हित करते हैं। उनका मत है कि एक और देश में हिंदी भाषी लोग की जो संख्या है लगभग 40% है, जबकि कोई भी दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें संबंधित लोगों का प्रतिशत 8.25 से अधिक है। इस आधार पर हिंदी भाषी बहुसंख्यक है, जबकि अन्य भाषाओं से संबंधित समुदाय अल्पसंख्यक है। यही यदि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर भारत में हिंदी की जो प्रधानता है कि जबकि दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं प्रचलित हैं। पूर्वी भारत की प्रमुख भाषाएं बंगाली, असमी और उड़िया है, जबकि पश्चिमी भारत की गुजराती और मराठी भाषाओं का प्रधानता है। तो ये होता है भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में। उसके बाद सांस्कृतिक के यानी इसका भी संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, यह भी आपका 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हेडिंग डालना है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति के प्रायः द्विज जातियों के समान माने द्विज जातियों ही अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारों और जीवन शैली को बदलने लगती है। इस तरह जाति और संस्करण में अपनी परंपरागत स्थिति की अपेक्षा एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कि आज बहुत सी निम्न जातियां सामाजिक और धार्मिक जीवन में वे सभी व्यवहार करने लगे जो पहले केवल उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे, जैसे जनेऊ धारण करना, शाकाहारी भोजन, सोने चांदी के आभूषण पहनना तथा कर्म कांडों का पालन करना इसी तरह के व्यवहार हैं। और इन व्यवहारों के द्वारा जातियां अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपने जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरीके से होता है संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया, दलित से आप क्या समझते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, आप संस्कृतिकरण भी बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। अब आपको लिखना है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता भारत की एक सबसे जटिल समस्या है। भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच असामंजस्य की समस्या के कारण ही सांप्रदायिकता का उदय हुआ। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के अस्तित्व के कारण समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक तनावों का जन्म हुआ है और अनेक स्थानों पर दंगे भी हुए और होते रहते हैं। सांप्रदायिकता का तात्पर्य केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाले संघर्ष से ही नहीं है, अपितु हिंदुओं से भी बैसड़ों के मध्य तथा मुसलमानों के शिया और सुन्नियों के मध्य होने वाले संघर्ष अथवा सिखों के अकालियों और निरंकारियों के पारस्परिक संघर्ष से है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री G.S. घुरिये ने अपनी पुस्तक में सोशल टेंशन इन इंडिया में बताया है कि हिंदू और मुसलमानों के मध्य होने वाले तनाव व संघर्ष ने
सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। और A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक में सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेशनलाइज्म में बताया है कि राष्ट्रवाद के पतन के कारण ही सांप्रदायिकता का उत्पन्न होती है। उसका फिर नवा क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं। सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, और बार बार ये प्रश्न आपको पूछा भी जाता है। तो इससे आप लोग घबराइए नहीं कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड क्यों बनाए हो सर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आप लोग अच्छे से तैयारी करे रहेंगे, तभी आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब आप कहते हैं सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखेंगे सामाजिक वर्ग, हेडिंग डालेंगे वर्ग साधारण बोलचाल की भाषा का शब्द है। यानी कि जो वर्ग है वो साधारण बोलचाल की भाषा का शब्द है। वर्ग का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे जमींदारी वर्ग, दुकानदार वर्ग, श्रमिक वर्ग, मालिक वर्ग। परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से वर्ग विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है। यानी कि अगर समाजशास्त्रियों के अनुसार देखा जाए तो वर्ग जो है वो विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है, जिसके सदस्यों और आर्थिक स्थिति, जीवन शैली तथा जीवन के अवसर एक समान होते हैं। इसके सदस्य अपने वर्ग के प्रति सचेष्ट होते हैं। वर्ग के विषय में मैकाइवर एंड पेज का कहना है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसको सामाजिक स्थिति का सुधार और दूसरे से अलग किया जा सके। प्रायः भारतीय एवं पश्चात समाजों के 3 वर्ग यानी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ही दिखाई पड़ते हैं। खुली प्रकृति इनकी विशेषता है। तो ये होती सामाजिक वर्ग का अर्थ होता है ये। उसका फिर 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है आपका। आंसर में डालेंगे आप राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ। इसमें लिखना होगा आपको कि राष्ट्रीय एकीकरण का सरल अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी लोगों के बीच सुख दुख में एकता की भावना हो। यही हमारा होता है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण किसी राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है। देश के नागरिकों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। जो नागरिकों की एकता की भावना होती है वही राष्ट्रीय एकीकरण की आधार है। और राष्ट्रीय एकीकरण लोगों के विचार, व्यवहार एवं संकल्प से पैदा होता है। यानी कि अगर हमारे जो दिमाग में विचार हैं, यानी कि हमारा जो विचार है, व्यवहार है, वही हमारा क्या है दोस्तों, एकीकरण को पैदा करता है। और एक नागरिक के नाते जैसे प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार होता है, उसी प्रकार उनका कुछ कर्तव्य भी होता है। और ये संविधान में आपको पूर्ण रूप से बनाया भी गया है। नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत एक कर्तव्य यह भी है कि वह ऐसे लोगों व ऐसे कार्यों का विरोध करे जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कमज़ोर करते हों। यानी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमज़ोर करे, उसे आप बिल्कुल रोकिए। और इसके साथ ही ऐसे कार्यों को बहुलता के साथ करें ताकि राष्ट्रीय एकता को संबल और शक्ति मिले। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रीय एकीकरण होता है। राष्ट्रीय एकीकरण आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये आपका खंड आ के सारे क्वेश्चन थे जो आपको मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको मैं इतना थोड़ा बहुत बताता हूँ तो ये भी आपका थोड़ा हक बनता है कि एक दूसरे को आप शेयर करते रहिए, जिससे कि उनका भी पढ़ने में उनको भी थोड़ा पढ़ना सरल हो और आपका तो हो ही रहा है। तो इसी के साथ आइए खंडबाग में आपको खंडबाग के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंडबाग में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, इसमें केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर 200 शब्दों में होना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि भाषाई विविधता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब हेडिंग डालेंगे आप भाषाई विविधता। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसमें भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं मिलती हैं। भारत में कुछ भाषाएं तो बहुत समृद्ध हैं। उसमें से हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, उड़िया, बंगाली और असमिया प्रमुख हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं उनमें प्रमुखतः 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कौन कौन से?
पहला तो आपका आता है इंडो आर्यन। पहला क्या आता है आपका इंडो आर्यन परिवार, जिसमें आपको होता है इनके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बंगला, आसमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं मिलती हैं। दूसरा आपका आता है इसमें द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंतर्गत तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, तमिल आता है, मलयालम एवं गोंडी आदि भाषाएं मिलती हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा यानी आष्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें मुंडारी, संथाली, खासी हो, खरिया हो, बिरहोर हो, भूमिज, कोरबा, कोरकू एवं जुआंग आदि भाषाएं प्रमुख है। इसके अतिरिक्त चीनी, तिब्बती परिवारिक भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेपका एवं नागा भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। भारतीय संविधान के 18 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। वे हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाओं 2023-3 में 92 संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं, जो आपकी नेपाली होगी, डोगरी यानी कि डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जो हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये टोटल मिला के अब 22 भाषा हो गई। भारत में प्रमुख भाषाएं उनके वितरण निम्न प्रकार हैं। पहला तो आपका हिंदी डालेंगे हैं, इसमें लिखना कि इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। यह भाषा मुख्य उत्तरी भारत में बोली जाती है। दूसरा आपका आता है बंगाली, यह भाषा बंगाल में बोली जाती है। तीसरा आपका आता है उर्दू, यह अरबी, फारसी तथा हिंदी का मिश्रित भाषा है। इसका प्रचलन मुस्लिम शासन के दौरान भारत में हुआ। चौथा आसमिया, आसमिया भाषा कौन सी होती है? इसका प्रयोग असम प्रांत में लगभग 1.30 करोड़ जनसंख्या द्वारा किया जाता है, आसमिया भाषा। फिर पाँचवा आता है उड़िया, यह उड़ीसा में बोली जाती है। जिस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है उसे उत्कल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उत्कल कहते हैं। छठवा आता है पंजाबी, इसका प्रयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में किया जाता है। फिर आता है सिंधी, सिंधी भाषा भारत में विभाजन के पूर्व यह प्रांत की भाषा थी। इसे भी संविधान में प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। फिर आता है मराठी, इस भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र प्रांत, मध्य प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। फिर आपका आता है गुजराती, गुजरात तथा काठियावाड़ में यह भाषा बोली जाती है। 10वां फिर आपका आता है राजस्थानी, इस भाषा का प्रयोग राजस्थान में होता है। यह हिंदी का ही एक उपशाखा है। फिर आता है बिहारी, यह बिहार प्रांत की भाषा है जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर आपका आता है 12 नंबर है कि हिमाली, यह भाषा पूर्वी कश्मीर से भूटान तक हिमालय के पहाड़ों के ढलानों में बोली जाती है, जो हिमाली भाषा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कस्बों से आप क्या समझते हैं? कस्बा होता क्या है? इसमें आप हेडिंग डालेंगे कस्बा। आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें उनमें से एक कस्बा भी है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से 10,000 तक हो। कुछ विद्वानों ने 42,000 तक की आबादी वाली बस्ती को, तो कुछ 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा एवं इससे अधिक आबादी होने वाले को सिटी कहते हैं। भारत में गंगा, यमुना, 2 आब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 से 35,000 से अधिक है। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों एवं समय के साथ साथ बदलती रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में 133 देशों के सर्वे कराया है। इस सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 33 देशों में के गाँव में कस्बा व नगर का भेद जनसंख्या के आधार पर 20 देशों ने जनसंख्या व अन्य आधारों पर, 65 देशों ने वैधानिक, प्रशासनिक एवं सरकारी आधार पर एवं 15 देशों में कोई अन्य आधार मानकर यह भेद रखा था। कस्बा भी यह नगरीय क्षेत्र ही है, किंतु यह नगर की तुलना में छोटा होता है। कई बार अंग्रेजी के टाउन तथा सिटी शब्द का प्रयोग समानार्थक शब्दों में होता है। ब्रिटेन में नगरीय क्षेत्रों के लिए आज भी टाउन शब्द का प्रयोग होता है। सिटी शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य एवं ब्रिटेन में उन नगरों के लिए किया जाता है जहाँ प्रधान गिरजाघर अथवा ईसाई पादरियों का स्थानीय क्रिश्चियन बिशपोरिक होता है।
क्रिस्टोफर ने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं, विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। वहीं पर रेटजल महोदय ने कस्बे के 3 विशेषताएं बताई हैं। कस्बे की व्यापार एवं उद्योग की प्रधानता, नंबर 2 मकानों की केंद्रीकरण तथा निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या जो 2000 से अधिक होती है। उसके बाद में फिर आपका 1961 से ईस्वी से परिभाषा से कुछ परिवर्तन किया गया है, जो 1971, 81 और 91 की जनगणना में निम्नांकित आधारों पर कस्बे निर्धारित किया गया है। पहला तो आपका था वह सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी और नोटिफाइड नगर क्षेत्र या उनके समकक्ष की कोई इकाई हो। दूसरा आपका आता है जहां न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। तीसरा, जहां पुरुषों की कार्यकाल जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लागू हुआ हो। चौथा, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यानी 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो। फिर चौथा आपका आता है चौथा, उसके बाद 5वां आएगा अन्य कोई स्थान जो उपर्युक्त विशेषताओं में सीमावर्ती यानी कि मार्जिनल है, लेकिन प्रांतीय जनगणना के अधिकार के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं एवं विशेषताएं रखता है। तो ये होता है आपका कस्बा। उसके बाद में फिर चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें हेडिंग आपको लिखना होगा भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य लिखना होगा। इसमें आपको कि समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य से यह आशय है एक क्षेत्र अथवा स्थान विशेष किसी भौगोलिक प्रदेश का चयन करके वहाँ की सामाजिक संरचना के विविध पक्षों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना तथा ऐसे अध्ययनों के आधार पर उस समाज का यथार्थ और विश्वसनीय रूप प्रस्तुत करना क्षेत्रीय परिदृश्य ही है। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर M.K. कपाड़िया द्वारा विवाह एवं परिवार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्षेत्रीय कार्य का ही प्रमुख उदाहरण है। समाज के विश्लेषण का यह उपागम मानवशास्त्रियों की देन है। निर्मल कुमार बोस ने कहा है कि भारतीय समाज की संरचना समझने और बहुत बड़ा उपागम क्षेत्रीय कार्य का अवलोकन ही है। भारतीय समाज का कुछ है उसकी रूपरेखा जो कुछ है उसकी रूपरेखा क्षेत्रीय कार्य से ही संभव है। विभिन्न युगों के इस समाज के निर्माण बहुत सी सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं ने काम किया है। आज किसी क्षेत्र में सामान्य भाषा होती है, लोगों के बीच संसार, शादी विवाह सरलता से हो जाते हैं। पहला हेडिंग भौगोलिक परिदृश्य। इसमें लिखना होगा कि भारत एक राष्ट्र है जिसमें उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में दोनों ओर समुद्र हैं। इसकी एक विशेषता है जिसमें जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इसे कैसा समझते हैं। बहुत पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता में लिखा था, यह वह देश है जहाँ आर्य रहते हैं और साथ ही साथ द्रविड़ भी है। यही वह देश है जहाँ शक, हूण और पठान और मुग़ल रहते थे। फिर दूसरा आपका आता है जनसंख्यात्मक परिदृश्य। भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ से भी अधिक है। यह एक संघात्मक राज्य है। यहाँ अधिकांश राज्यों में अधिक संस्कृतियाँ हैं, एक से अधिक सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र की अपनी एक भाषाई और क्षेत्रीय पहचान है। देश में लगभग 4635 समुदाय हैं। ये समुदाय दूसरे अर्थों में जातियाँ हैं और सन 1931 की जो जनगणना में हुई है यहाँ 3000 से अधिक जातियाँ मिली थीं। आज वे बढ़कर 4635 हो गई हैं। और लेकिन इस सर्वेक्षण से पता चला है और ज्ञान हुआ है कि जाति में लगभग 80 उपविभाग भी हैं। उसका फिर धार्मिक परिदृश्य आता है कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मावलंबी पाए जाते हैं। यहाँ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुसलमान और ईसाई निवास करते हैं। यानी K.S. सिंह ने इन धर्मावलंबियों में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को भी पहचान की है। समाजशास्त्री इरावती कर्बे ने भारतीय समाज की विस्तृत व्याख्या की है कि भारत में किसी भी सांस्कृतिक प्रघटना को समझने के लिए चीज़ों का अनिवार्य रूप से समझना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, भाषाई क्षेत्र,
जाति और परिवार। फिर भाषाई परिदृश्य, कोई भी भाषाई क्षेत्र जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बोली जाने वाली ये सभी भाषाएं एक भाषा परिवार की सदस्य। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में मुंबई से लेकर पूर्व में गुवाहाटी तक जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये सभी इंडो यूरोपियन परिवार से ही है। और दूसरा भाषाई क्षेत्र गोदावरी नदी से लेकर श्रीकाकुलम तक, और यह द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद में फिर आपका था सांस्कृतिक परिदृश्य। खान पान के संबंध में एक भ्रमपूर्ण धारणा यह है कि भारत चूँकि एक धर्म प्रधान देश है, अतः यह अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, किंतु पीपुल इंडिया नामक प्रोजेक्ट के इस धारणा को तोड़ दिया। इसका निष्कर्ष यह है कि भारत में केवल 20% जातियाँ ऐसी हैं जो शाकाहारी हैं, मुख्यतः 10% लोग शाकाहारी और 90% लोग मांसाहारी हैं। इस तरह हम ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और मांस खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको यानी कि भारतीय समाज की क्षेत्रीय परिदृश्य है उसके महत्व पर हमने आपको थोड़ा बहुत बताया। उसके बाद फिर आपका था पाँचवा, निकट भिगमन निषेध के अर्थ एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में फिर आपका था छठा क्वेश्चन, दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए। आंसर में लिखना होगा कि कानूनी रूप से दहेज का अर्थ है किसी भी ऐसी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिसमें विवाह का एक शर्त के रूप में विवाह से पहले अथवा बाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को देना अनिवार्य होता है। हमारे समझ में दहेज प्रथा की समस्या केवल कन्या पक्ष से ही संबंधित है। दहेज प्रथा से भारतीय समाज में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न की हैं। प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। नंबर 1 पहला आता है इसमें आपका कि सर्वप्रथम इसमें पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब कभी वर पक्ष को दहेज की अपेक्षित राशि नहीं मिलती है, इसके प्रतिकार के रूप में नववधू को तरह तरह से अपमानित किया जाता है। दूसरा, दहेज प्रथा बेमेल विवाह का प्रोत्साहन मिला, क्योंकि दहेज की सुविधाएं न जुटा पाने पर बहुत से माता पिता अपने लड़की का विवाह किसी अधिक आयु के व्यक्ति के साथ करने में मजबूर हो जाते थे। उसके बाद में फिर इस स्थिति में फलस्वरूप बाल विधवाओं का समस्या उत्पन्न होती है। एक प्रौढ़ पुरुष अपनी युवा पत्नी के बराबर से जीवित नहीं रह सकता है। चौथा, दहेज प्रथा के कारण हिंदू विवाह व्यापारीकरण का प्रवृत्ति का विकास हुआ और आज प्रवृत्ति ने विवाह के विज्ञापनों को लेकर इस समस्या का अधिक गंभीर कर दिया गया है। पांचवा आपका आता है कि वास्तव में यह प्रथा स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई, क्योंकि दहेज दायित्व के कारण प्रत्येक परिवार की लड़कियों को जन्म को एक भावी विपत्ति के रूप में देखा जाने लगा है। फिर छठा, दहेज प्रथा ऋणग्रस्तता से अधिक प्रोत्साहन दिया है और भारत में धन के संचय का वैसे भी काफ़ी अभाव है। फिर सातवां, भारत की अधिकांश स्त्रियां आज मानसिक असंतुलन उनके जीवन की अनिवार्य अंग बना हुआ है। वे अपने पिता का आर्थिक कठिनाई के कारण समझती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पति के निर्देश पर अपने पिता के सामने पुनः आर्थिक मांगे रखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है कि जीवन स्तर में दहेज प्रथा एक प्रमुख दुष्परिणाम है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करे, लेकिन वह अपने द्वारा उपार्जित आय का पूरा उपयोग इसलिए नहीं कर पाता है कि उसे उसे धन को सुरक्षित रखने का सदैव चिंता रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आज लड़कियों में दहेज के विरुद्ध जागरूकता आई है, तो हजारों लड़कियां को अविवाहित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस प्रकार यह समस्या आज भी वही है। समाधान केवल एक है, अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन। कानूनी रूप से इसे समस्या का समाधान संभव नहीं है। फिर है आंचलिक विविधताओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है। आता है आंचलिक विविधताओं की व्याख्या कीजिए। आंचलिक विविधता क्या है? भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं हो पाता है। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील की दूरी है। यहाँ उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्री तट,
पश्चिम से में एक और गंगा तो यह गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी ओर पहाड़ी पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं। यहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक है कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिमियों यानी कि आदिम अवस्था में अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक व्यवस्थाओं में विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो कहीं बड़े उद्योग धंधों की सहायता से हैं। स्पष्ट है कि इस देश की विविधता प्रदान करने की जो क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है आंचलिक विविधता का मूल रूप। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है। सामाजिक जनसांख्यिकी भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका होता है यानी कि निकट भिगमन निषेध, यानी कि समाज की जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया होती हैं, इसको समझने के लिए वहाँ की जनसंख्या संबंधी संरचना का समझना सबसे अधिक आवश्यक है। और भारत एक विस्तृत एवं विशाल भूखंड है। इसमें अनेक भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और जनसंख्यात्मक विविधताएँ पाई जाती हैं। तो यही होती है हमारी निकटाभिगमन निषेध। तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों खंड बा। आपको मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया। खंड सा से आपका होगा, इसमें आपका खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो आपका होगा 5 शब्दों में। 8वां नंबर आपका इसमें आएगा कि भारतीय समाज में विविधता में एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि भारतीय समाज में जो विविधता में एकता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपके पेपर में। 9वां क्वेश्चन आएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए जनसंख्या रोकने के उपाय बताइए। 10वां आता है कि दलित वर्ग से क्या आशय है। दलित वर्गों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए इनके समाधान का उपाय बताइए। और 11वां क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्णन कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो में अपडेट करा दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से आप लोग पेपर को दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करें और आज का ये टॉपिक यहीं पे आपको ख़त्म किया जाता है और अगली टॉपिक के साथ आप लोग का इंतज़ार किया जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।